82 seconds, 14:33, 918510058440। विक्रम थोड़ी देर के लिए इंतजार करता है कि उसका असिस्टेंट कोई जवाब दे, लेकिन जब उसे लगता है कि कोई भी जवाब नहीं आ रहा है तो वह थोड़ा गुस्से में ऊपर की तरफ देखता है और उसे कहने जा ही रहा होता है कुछ, लेकिन उससे पहले ही उसे सनाया गुस्से से लाल हुए चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर ही विक्रम जो कुछ भी अपने असिस्टेंट को कहने वाला होता है वह सभी उसके गले में दबकर रह जाता है। वह जो कुछ भी काम कर रहा था वह तुरंत की तुरंत रोक देता है और अपना फ़ोन निकाल कर भाई कहता है, फटाफट से अपना फ़ोन काटता है। उसके बाद अपने लैपटॉप चल रही काम को तुरंत ही सेव करके लैपटॉप बंद कर देता है और अपने हाथ से लगी हुई फाइल को तुरंत ही बंद करके साइड में रख देता है और फिर सनाया की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है। उसी इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर सनाया को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से करते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, विक्रम, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे आपकी रिपोर्ट मिल गई है, तो आपका इस तरह से मुस्कुराना कोई काम नहीं करने वाला है। विक्रम अपने मन ही मन सोचता है, सवाया को किसने और क्या रिपोर्ट दे दी है, पता नहीं मेरे बारे में इन लोगों ने क्या क्या उसे नहीं कहा होगा। विक्रम तुरंत ही अपने चेहरे से खड़ा होता है और सनाया की तरफ जाते हुए कहता है, अरे मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। सनाया जब भी तुमसे यह बात सुनती है तो वह घूर कर उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा आपने कुछ नहीं किया है। जब मैं यहाँ ऑफिस में आई थी तब मुझे पता चल गया है सुबह से आप काम कर रहे हो और आप खुद ही काम नहीं कर रहे हो बल्कि इसमें भी ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयर्स हैं उन सब से काम करवा रहे हो, बिना उन्हें ब्रेक दिए काम करवा रहे हैं और साथ में खुद भी कर रहे हैं। और क्या कहा था आपने मुझे फ़ोन पर कि आपने खाना खा लिया है? विक्रम तुरंत ही अपने झूठ को छुपाते हुए कहता है, हाँ, मैंने खाना खा लिया है सच में, लेकिन शायद उसकी किस्मत उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ही जैसे कि विक्रम ने ये कहा कि उसने खाना खा लिया है उसके पेट में से जोर से आवाज़ गूंजती है जो कि सनाया को भी सुनाई देती है। अब बेचारे विक्रम के पास कोई और चारा नहीं था और वह बेचारा समूह बनाकर सनाया की तरफ देखता है क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचा था। वही सनाया उसे लगातार घूरे जा रही थी। जब विक्रम सिंह सनाया का घूरना और बर्दाश्त नहीं होता है तो वह अपनी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा शौक और थोड़ा बच्चों जैसी बनाते हुए कहता है, हाँ, सुबह से ही काम कर रहा था और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था ताकि जब हम मालदीव जाएं तो मैं अपना सारा टाइम तुम्हारे साथ बिता सकूं और उस टाइम मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना हो, इसलिए ही मैं काम कर रहा था। ये कहते वक्त विक्रम अपनी नज़रों को मुझे ज़मीन में गिराए हुए था। विक्रम इस वक्त ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसमें कोई गलती कर दी हो और उसकी गलती इसकी मम्मी पापा के सामने आ गई हो, इसलिए वह अपनी सबसे मासूम और प्यारी आवाज़ में माफ़ी मांग रहा था ताकि सनाया उसे माफ़ कर दे। वहीं जहां सनाया पहले विक्रम से गुस्सा थी, उसकी ऐसी बात सुनकर और उसकी ऐसी हरकत देखकर सनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर विक्रम की इस मासूमियत पर गले लगाकर किस कर लेना चाहिए। उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि विक्रम का एक ये पहलू भी होगा जहां वो उसको मनाने के लिए ऐसे बच्चों जैसी हरकत भी करेगा। क्योंकि अगर विक्रम कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये बात समझ में भी आती है, लेकिन विक्रम कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि राजस्थान का हुकुमशाह था और साथ ही साथ इंडिया का बिजनेस टाइकून भी था। सनाया अपनी खुद की लाइफ के बारे में सोचती है तो उसे बहुत ज़्यादा रिजल्ट फेल होता है कि उसने क्यों विक्रम से एक बार बात नहीं करनी थी, उसे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था। अगर उसे पता होता तो विक्रम उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो वह कभी भी उससे तलाक नहीं लेती, कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाती। जहां सनाया अपनी पिछली लाइफ की गलतियों को सोचने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ा था और सोच रहा था कि पता नहीं सनाया उसको माफ़ करेगी भी या नहीं। जैसे ही विक्रम अपना सर उठाकर चलाया को कुछ कहने वाला होता है, वैसे ही बनाया तुरंत ही विक्रम को गले लगा देती है, वह भी बहुत टाइट वाला, इतना कि उन दोनों के बीच में से हवा भी पास ना हो सके। सनाया की आंखों में इस वक्त आंसू थे, लेकिन ये आंसू बिल्कुल भी दुख देने वाले नहीं थे। सनाया विक्रम की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसकी इतना प्यार करता होगा कि वह अपना प्राइड, अपना ईगो छोड़कर सिर्फ उससे उसके खातिर उसे मनाने के लिए ये सब करेगा। सनाया इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की मान रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला था, और साथ ही साथ अपने आप को सबसे बड़ी बेवकूफ़ भी मान रही थी जो कि इतने प्यार करने वाले हस्बैंड के प्यार को कभी देखे नहीं पाई थी। विक्रम और सनाया के आसपास जितने भी लोग थे सब लोगों को यही लगता था कि विक्रम एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान है और उससे बात करने में सब लोग बहुत ही रखते थे, कोई भी उसे अप्रोच करने की हिम्मत नहीं करता था।
सनाया को भी यही लगता था कि विक्रम ऐसा ही है जैसा कि वह सबको दिखाता है, लेकिन अपनी एक जिंदगी जी लेने के बाद और जब उसने पुनर्जन्म लिया था तब से उसने अपने मन में यह बात ठान ली थी कि वह विक्रम के सामने वैसा ही दिखाएगी जैसी कि वह है और उसके सामने बिल्कुल भी दिखावा नहीं करेगी। अगर उसे किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा होगा तो तुमको उस चीज़ के बारे में बताएगी, और अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ रही है तो भी वह विक्रम के सामने उसे एक्सप्रेस करेगी। वहीं जब सनाया ने विक्रम को गले लगाया था तो विक्रम तो हैरान ही रह गया था, क्योंकि उसे लगा था कि चलाया उसे डांट आएगी, लेकिन जगह उसने तो उसे गले लगा लिया था। ये देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी सनाया को गले लगा देता है। उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने प्यार को अपनी बाहों में लेकर। विक्रम सुबह से काम कर रहा था इसलिए वह काफ़ी थक भी गया था, लेकिन मुजफ्फर आया ने उसे गले लगाया तो उसे अपनी सारी थकान कहीं पर गुम होती हुई नजर आ रही थी। वही विक्रम जब सनाया से कुछ कहने को होता है उससे पहले ही सनाया उससे अलग होती है और फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए विक्रम को बिना सोचने का मौका दिए उसे किस करने लगती है। सनाया विक्रम को बहुत ही जेंटली किस कर रही थी। सनाया की आंखें इस वक्त बंद थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। विक्रम ये सब कुछ देख पा रहा था क्योंकि उसकी आंखें तो खुली हुई थी, वह सनाया के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। सनाया से आंखों से लगातार आंसुओं की बूंदें बह रही थी और उसके साथ साथ वह उसे किस भी किए जा रही थी। विक्रम जी फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया की कमर पकड़कर उसे अपने और करीब करता है और फिर उसे किस करने लगता है। विक्रम का केस ऐसा था जैसे कि वह से अभी यहीं पर खा ही जाएगा। दोनों ये बात भूल ही गए थे कि वह लोग इस वक्त अपने घर पर नहीं है बल्कि ऑफिस में है और लगातार बस एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। विक्रम सनाया हो किस करते हुए भी सोफे की तरफ निकल जाता है और वहां पर बैठ जाता है और सनाया को अपनी गोद में बैठा लेना है। इस बीच विक्रम ने अपने किस को बिल्कुल भी टूटने नहीं होने दिया था। वह बस सनाया को किस किए ही जा रहा था और उसके हाथ सनाया की पूरी बॉडी पर रंग रहे थे। वही सनाया भी अपने हाथों से विक्रम के बालों को सहला रही थी। विक्रम सनाया कोशिश करते करते अब उसकी गर्दन को किस करने लगा था और साथ ही साथ उसे बाइट भी कर रहा था। सनाया भी विक्रम की छुअन से मदहोश हुए जा रही थी, लेकिन वह लोग इससे आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही विक्रम के केबिन का दरवाजा कोई बाहर से नोक करता है, जिसे सुनकर विक्रम और सनाया तुरंत ही अपनी जगह पर जम जाती है और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सनाया तुरंत ही विक्रम की गुड मैसेज उठकर बगल में बैठ जाती है और फिर वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाती है। सनाया का चेहरा इस वक्त किसी पके हुए टमाटर की जगह लग रहा था, अगर कोई एक उंगली से दबा दे तो फट जाए, उसका चेहरा इतना लाल हो रखा था। वही विक्रमपुर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। वह तुरंत उसे अपने हाथों से भी अपने बालों को सेट करता है और जब वह देखता है कि सनाया वॉशरूम में चली गई है उसके बाद ही वो अंदर आने के लिए कहता है। जो भी बाहर खड़ा होता है उसे केबिन का दरवाजा खुलता है और वहां पर एक सर्वेंट एक ट्रॉली लेकर खड़ा हुआ था जिसमें अलग अलग तरह के खाना रखा हुआ था, जैसे कि इटालियन, चाइनीज, थाई और इंडियन खाना भी था। जब विक्रम और खाने की तरफ देखता है तो उसे समझते हुए देर नहीं लगती है कि सनाया ने ही ये खाना ऑर्डर किया होगा। यहाँ पर आने से पहले ये सोचकर ही विक्रम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने मन में सोचता है, हाय मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है, मेरे लिए कितना सोचती है, स्माइल 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 स्माइल। और बेचारे ऐसा सोचे भी क्यों ना, आखिर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता ही क्या है कि वह उससे प्यार करे, जितना वह उससे प्यार करता है उसकी इज्जत करे और जो भी काम को करता है उसकी रिस्पेक्ट करे। सनाया जब वॉशरूम में जाती है तो वह अपना चेहरा वॉशरूम के वॉल पर लगे हुए शीशे पर देखती है, डॉट डॉट, जहां उसे अपने बिखरे हुए बाल नजर आते हैं और साथ ही साथ उसने जो शोभा लिप बाम लगाई थी वह भी अब उसके लिप्स पर दिखाई नहीं दे रही थी, डॉट डॉट, और उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हुआ था। उसे इस वक्त अपने की हुई हरकत पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। एक लड़की थी, वह इस तरह से कैसे कर सकती थी। तभी सनाया अपने मन में सोचती है, यार सनाया तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, वो कोई और नहीं तेरे अपने पतिदेव है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे और कुछ भी करना हो तो वह भी कर सकती है, तुझे पूरा हक है। समझी, अब पागलों की तरह शर्माना बंद कर और जल्दी से अपने आप को ठीक कर। ग्रिन, ये कहकर वह अपने आप को जैसे तैसे करके शांत करती है और जल्दी से अपना फेस वॉश करके वॉशरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त सनाया ने अपने आप को काफी हद तक शांत कर लिया था। जब वह बाहर जाती है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां पर अलग अलग तरह के खाना रखा हुआ था ट्रॉली में और विक्रम वही साइड में सोफे पर बैठा हुआ था। 82 सेकेंड्स 1434 918510058440। सनाया जब वॉशरूम में जाती है तो वह अपना चेहरा वॉशरूम के वॉल पर लगे हुए शीशे पर देखती है।
डॉट डॉट जहां उसे अपने बिखरे हुए बाल नजर आते हैं और साथ ही साथ उसने जो शोभा लिप बाम लगाई थी वह भी अब उसके लिप्स पर दिखाई नहीं दे रही थी। डॉट डॉट और उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हुआ था। उसे इस वक्त अपने की हुई हरकत पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। एक लड़की थी, वह इस तरह से कैसे कर सकती थी? तभी शनाया अपने मन में सोचती है, यार शनाया, तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? वो कोई और नहीं तेरे अपने पतिदेव है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे और कुछ भी करना हो तो वह भी कर सकती है, तुझे पूरा हक है। समझी? अब पागलों की तरह शर्माना बंद कर और जल्दी से अपने आप को ठीक कर। ग्रिन। ये कहकर वह अपने आप को जैसे तैसे करके शांत करती है और जल्दी से अपना फेस वॉश करके वॉशरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त सनाया ने अपने आप को काफी हद तक शांत कर लिया था। जब वह बाहर जाती है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां पर अलग अलग तरह के खाना रखा हुआ था ट्रॉली में, और विक्रम वही साइड में सोफे पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर सनाया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह चलते हुए विक्रम के साइड में जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है। फिर वह कहती है, आपने खाना क्यों नहीं स्टार्ट किया? खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। विक्रम सनाया की तरफ देखता है और फिर उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा देता है और कहता है, खाया तो तुमने भी नहीं है ना, चलो साथ में खाते हैं। ये कहकर विक्रम एक प्लेट लेता है और उसमें खाना सर्व करने लगता है। विक्रम को पता था कि सनाया को इंडियन खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए वह सबसे पहले सनाया के लिए रबड़ी निकालता है और फिर उसे खिलाता है। सनाया भी मुस्कुरा कर उसके हाथ से रबड़ी खा लेती है। सनाया भी फिर विक्रम को अपने हाथों से खाना खिलाती है और इस तरह से दोनों मिल बैठकर आराम से खाना खाते हैं। सराया जो काम यहाँ पर करने के लिए आई थी वह हो चुका था, इसलिए अब वह विक्रम को बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उससे पहले वह विक्रम को कहकर जाती है कि उसे ज़्यादा काम नहीं करना है, जितना तांबुल नॉर्मल ही करता है उतना ही करे, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम की सनाया को प्रॉमिस करता है। उसके बाद सनाया तुरंत ही वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। सनाया अपनी कार में बैठे हुए अपने मोबाइल में शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक कंपनी पर जाती है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी और उसके मालिक उस कंपनी को बेचना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसकी कंपनी को खरीदा नहीं चाहता था और जो लोग उस कंपनी को खरीदना चाहते थे वह बहुत ही ज़्यादा सस्ते में उस कंपनी की डिमांड कर रहे थे। सनाया जैसे जैसे उस कंपनी के बारे में पढ़ती जा रही थी उसे याद आता है कि यह कंपनी वही है जिसको कोई विदेशी इंसान ने खरीदा था, और उसके बाद इस कंपनी का मुनाफा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा था, क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि यह कंपनी कभी लॉस में थी ही नहीं, बल्कि इस कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था वह इस कंपनी की प्रॉफिट को कभी उसके बैलेंस शीट में शो करता ही नहीं था और सारा का सारा प्रॉफिट अपने हिस्से कर लिया करता था, जिस वजह से कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट करने के बावजूद भी लॉस में जा रही थी, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था और ना चाहते हुए भी उस कंपनी के मालिक को कंपनी को उस विदेशी के हाथों बेचा पड़ा था। सनाया तुरंत ही अपने फ़ोन से उस कंपनी के मालिक को फ़ोन करती है। थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन कनेक्ट भी हो जाता है। दूसरी तरफ से तकरीबन 50 से 60 साल के बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ में मायूसी साफ झलक रही थी, जिसे कोई भी पहचान सकता था। आदमी कहता है, हेलो कौन? सनाया तुरंत जी जवाब देते हुए कहती है, सर मेरा नाम सनाया विक्रम सिंह सिसोदिया है और मैं आपकी कंपनी की सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं इस बारे में बात करने के लिए? अगर आप चाहे तो मेरा यकीन मानिए आपको मुझसे मिलकर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। वह आदमी जैसे ही यह सुनता है कि जो लड़की उससे बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि सनाया विक्रम सिंह सिसोदिया है, तो उसकी आंखों में तुरंत ही चमक आ जाती है, क्योंकि इंडिया में हर कोई जानता था कि सनाया कौन है। इसलिए नहीं क्योंकि वह राजस्थान की हुक्मरानी सा थी या फिर विक्रम सिंह सिसोदिया की वाइफ थी, जो कि इंडिया का बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ राजस्थान का राजा भी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अब तक अपना मुकाम बिजनेस में हासिल कर लिया था। शनाया ने इन 1.5 सालों में बिजनेस में अपनी धाक जमा ली थी, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो कि उसके हाथ से निकल गया हो, और उसके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते थे और यूनिक होते थे, जिसे कोई भी दूसरी ज्वेलरी कंपनी नहीं बना पाती थी, और इसीलिए लगभग ज्वेलरी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आती थी वह सारे के सारे लगभग सनाया की कंपनी को ही मिलते थे। वह आदमी अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहता है, जी मैसेज शनाया, मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्या बता सकती है कि हम कब मिल सकते हैं? सनाया उस आदमी की आवाज़ में खुशी और एक्साइटमेंट साफ सुन पा रही थी, जिसे महसूस करके सनाया के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, क्या हम कल मिल सकते हैं दोपहर 12 बजे? वह आदमी तुरंत ही सनाया की बात पर मंजूरी देते हुए कहता है, जी मेश सनाया, हम कल ज़रूर मिल सकते हैं।
क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे कहाँ आना होगा? सनाया कहती है वो कल मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी। वह आदमी तुरंत ही समय की बात पर राजी हो जाता है और कैसा है ठीक है तो हम कल मिलते हैं। ये कहकर वह फ़ोन रख देता है। सनाया भी वापस से अपने फ़ोन में इमेज चेक करने में लग जाती है। आखिर उसे अपनी कंपनी के अंदर पल रहे आस्तीन के सांप को भी तो ढूंढना था, जो कि उसकी कंपनी में काम कर रहा था और प्रॉफिट दूसरों की कंपनी को पहुंचाने में मदद कर रहा था। सनाया आराम से अपने काम करते हुए अपना फ़ोन चला रही थी। वहीं रमेश काका ड्राइव कर रहे थे और सनाया की सारी बातें सुन रहे थे। रमेश काका जानते थे कि चढ़ाया जो कुछ भी करती है वह बहुत ही सोच समझ कर करती है और अगर वह इस घूम रही कंपनी के बारे में सोच रही है इसका मतलब इस कंपनी में कुछ तो खास होगा। रमेश काका सनाया के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में जाने लगे थे और जब भी उन्हें किसी बात की समझ में नहीं आती थी तो सनाया उन्हें बैठाकर आराम से समझा दिया करती थी, जिस वजह से भले ही रमेश काका सनाया के लिए ड्राइविंग करते थे, उनके पसंद ड्राइवर थी, लेकिन उन्होंने भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कमाया था। वह सनाया के लिए उसके ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही बने थे, वरना उन्हें अब ड्राइवरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक फेमस होटल के कमरे में एक लड़की और एक लड़का नशे की हालत में जो एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन लोगों ने एक दूसरे को बरसों से नहीं देखा था। वह लड़की भी उस लड़के को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और धीरे धीरे सरकार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वह लड़का भी किस करते हो उस लड़की के सारे कपड़े उतार देता है, उसके बाद उसे अपनी बाहों में उठाकर बैग की तरफ लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों के लिए कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे और वह लड़की एक्साइटमेंट में हाफ रही थी। लड़का भी काफी थका हुआ था। उसके बाद वह आराम से उस लड़की के बगल में लेट जाता है और मुस्कुराकर उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, बेबी तुमने तो कहा था कि शनाया ने विक्रम से डाइवोर्स ले लिया होगा परसों, लेकिन मुझे तो आज तक ये खबर मिली नहीं है कि उन लोगों का कोई डाइवोर्स ही हुआ है, कि तुम्हारा प्लान फेल तो नहीं हो गया है। वह लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माया का प्लान कभी भी फेल नहीं हो सकता है। इसका रीज़न यह नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या और कुछ, बात सिर्फ इतनी सी है कि सनाया बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसे सामने चीज़ें भी दिखाई नहीं देती है। अगर उसकी जगह में होती तो अब तक ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी होती कि मैं उसे फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वह बेवकूफ़ लड़की अभी तक यही समझती है कि मैं उसकी प्यारी बड़ी बहन हूँ जो कि हमेशा उसका भला ही चाहेंगे। हालांकि मुझे बचपन में सनाया बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए वैसे वैसे मेरे मम्मी पापा मेरी फिक्र छोड़कर हमेशा सनाया की ही तारीफ किया करते थे। सनाया, ये सनाया हो, नफरत करती हूँ मैं उस लड़की से। ये सब कहते वक्त माया की आंखों में सनाया के लिए नफरत साफ झलक रही थी, जिसे वो छुपाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था जिसके लिए उसने विक्रम सबको छोड़ दिया था। लेकिन बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे समझाया तो उसमें कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए ही अब माया उल्टी सीधी चालें चलकर विक्रम को कैसे भी करके अपने जाल में फंसाना चाहती थी, ताकि वह फिर से एक बार महल में शामिल हो सके, क्योंकि विक्रम में उसका महल में आना था बंद कर दिया है। और जयपुर में जहां वह रह रही थी वह प्रॉपर्टी किसी और की नहीं बल्कि सनाया की थी, जो कि उसने उसे रहने के लिए दी थी। माया उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, तुम देखना नमन, मैं कैसे उस सनाया की लाइफ में जहर घूमती हूँ और उसे विक्रम से अलग करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं उस सनाया और विक्रम को कभी एक साथ नहीं रहने दूंगी, मैं उस लड़की को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि सनाया में ऐसा भी क्या है कि सब लोग उसके भी दीवाने हो जाते हैं। ना वह दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जितने कि मैं खूबसूरत हूँ, और ना ही उसमें इतना दिमाग है जितना भी मेरे पास है। अगर ऐसा होता तो वक्त अब मेरी चालों को समझ चुकी होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही नमन माया की ऐसी बातें सुनता है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कान लिए ही माया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा। और फिर अपने मन में सोचता है, ये लड़की कितनी बड़ी दम है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यह अपने आप को इतना ज़्यादा शातिर कैसे समझ लेती है। अगर ऐसा होता तो इसने मुझे कई बार पहचान लिया होता। क्या कहा अभी इसमें कि खूबसूरत है? क्या मैंने सनाया को देखा नहीं है? वह इससे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ उसमें दिमाग भी है, तभी तो उसने 1.5 साल के अंदर अंदर ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और यहाँ इसको देखो, जो कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाई है, सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहना आता है, बेवकूफ़ कहीं की। अगर ये लड़की सनाया की बहन नहीं होती या फिर विक्रम से इसकी शादी नहीं होने वाली होती तो मैं तो इसकी तरफ देखता तक नहीं। ये सब नमन अपने मन में सोच रहा था। ये सब ऐसा था जैसे धोखेबाज को धोखेबाज ही मिलता है।
माया जहां सनाया को धोखा दे रही थी वहीं नमन माया को धोखा दे रहा था। इसलिए कहते हैं कि दुनिया गोल है, हमारा कर्मा कहीं ना कहीं लौटकर वापस आता जरूर है। 82 सेकंड्स 14:35 918510058400। जैसे ही नमन माया की ऐसी बातें सुनता है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कान लिए ही माया की तरफ देखता है और कहता है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा। और फिर अपने मन में सोचता है ये लड़की कितनी बड़ी दम है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यह अपने आप को इतना ज़्यादा शातिर कैसे समझ लेती है। अगर ऐसा होता तो इसने मुझे कई बार पहचान लिया होता। क्या कहा अभी इसमें कि खूबसूरत है, क्या मैंने सनाया को देखा नहीं है? वह इससे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ उसमें दिमाग भी है, तभी तो उसने 1.5 साल के अंदर अंदर ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और यहाँ इसको देखो जो कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाई है, सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहना आता है, बेवकूफ़ कहीं की। अगर ये लड़की सनाया की बहन नहीं होती या फिर विक्रम से इसकी शादी नहीं होने वाली होती तो मैं तो इसकी तरफ देखता तक नहीं। ये सब नमन अपने मन में सोच रहा था। ये सब ऐसा था जैसे धोखेबाज को धोखेबाज ही मिलता है। माया जहां सनाया को धोखा दे रही थी वहीं नमन माया को धोखा दे रहा था। इसलिए कहते हैं कि दुनिया गोल है, हमारा कर्मा कहीं ना कहीं लौटकर वापस आता जरूर है। शाम का वक्त सनाया अपने सारे काम निपटा कर वापस से महल में आ जाती है, लेकिन जब वह अपने रूम में जा रही होती है तभी वहां सामने से आता हुआ विशाल दिखाई देता है जो कि उसे वहां पर रुकने के लिए इशारे कर रहा था। ये देखकर शनाया वहीं पर रुक जाती है। विशाल जल्दी जल्दी चलते हुए उसके पास आता है और फिर मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है और गुड इवनिंग उसे विश करता है। विशाल कहता है गुड इवनिंग सराया, कैसी हो तुम? पिछले 2 दिन से तो मेरी तो मुझसे बात ही नहीं हो पाई है। क्या कुछ हुआ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो या बता नहीं पा रही हो? देखो मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, फिर भी इतने अच्छे दोस्तों हैं। सनाया जैसे जैसे विशाल की बातें सुन रही थी वैसे वैसे उससे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सनाया के पिछले जन्म में तो उसे यह बात पता नहीं थी कि विशाल उससे प्यार करता है और उसे पाने के लिए उसने माया के साथ मिलकर विक्रम से अलग कर दिया था। लेकिन इस जन्म में तो उसे यह सारी बातें पता थी और इसलिए जब जब वह विशाल को देख रही थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है और कहती है वेरी गुड इवनिंग विशाल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह बस कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। ये कहकर सनाया वहां से जाने को होती है, लेकिन उससे पहले ही विशाल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जब सनाया को विशाल का टच अपने हाथ पर महसूस होता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सनाया को विशाल का उसे छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे इस वक्त उसकी छुअन से बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही थी। वह घूर कर विशाल की हाथ की तरफ देखती है। जब विशाल ये देखता है तो वह तुरंत ही अपना हाथ सनाया के हाथ से हटा देता है। विशाल कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सनाया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बस तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करनी थी, इसलिए ये कहकर वह चुप हो जाता है। शनाया विशाल की तरफ देखती है और कहती है ठीक है, कहो क्या कहना है तुम्हें? ये कहकर वह उसकी तरफ देखने लगती है। विशाल को महसूस होता है कि समाया की आंखों में पता नहीं क्यों लेकिन उससे पहले जैसा अफेक्शन दिखाई नहीं देता है। पहले जब सनाया उससे बात करती थी तो उसकी आंखों में बहुत मासूमियत दिखाई देती थी और साथ ही साथ वह हमेशा उसे एक विश्वास के साथ देखती थी जैसे कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त पर होता है। लेकिन अपनी समाया में उसे बिल्कुल भी वह वाली फीलिंग नहीं आ रही थी जो उसे पहले आती थी। शनाया विशाल की तरफ देखती है और कहती है बताओ क्या कहना चाहते थे तुम, अब चुप क्यों हो गए हो? विशाल कहता है हम इस तरह से यहाँ पर बातें नहीं कर सकते हैं, क्या हमें कहीं और चलना चाहिए? जैसे ही सनाया विशाल की यह बात सुनती है, सनाया को मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी यह बात सुन करके। सनाया को याद आता है कि कैसे एक बार विशाल ने इसी तरह से उसे बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाया था। वह क्यों कुछ बात करना चाहता है प्राइवेट में। समाया भी उसकी बात मान गई थी और उसके साथ एक होटल में गई थी। सनाया जब वहां पर पहुंची थी तब विशाल वहीं पर बैठा हुआ लॉबी में उसका इंतजार कर रहा था। सनाया फिर मुस्कुराकर ले साल की तरफ जाती है और कहती है चलो कहीं चलते हैं, वहां पर जाकर आराम से खाना खाएंगे और बात भी करेंगे, जो इसमें कहना होगा वहां पर कहना। ओके। लेकिन विशाल इस बात के लिए नहीं माना और उसने कहा कि उसने पहले से ही इस होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लिया है और वहां पर बैठकर आराम से बातें भी कर सकते हैं और खाना भी खा लेंगे। लॉबी में जाएंगे तो काफ़ी डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो। सनाया जब ये सुनती है क्या विशाल उसे एक कमरे में लेकर जाना चाहता है तो वह पहले को जाना नहीं चाहती, लेकिन विशाल के कई बार मनाने के बाद आखिरकार सनाया उसकी बातों में आकर विशाल के साथ उस कमरे में चली जाती है।
लेकिन विशाल ने टाइम पर कुछ ऐसा सेटअप किया हुआ था कि विक्रम उसे उस कमरे में विशाल के साथ अकेले जाते हुए देख ले। क्योंकि विशाल को पहले से ही पता थी कि इस होटल के अंदर विक्रम आने वाला था, उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए और इस बात का फायदा उठाते हुए विशाल ने ये प्लानिंग बनाई थी ताकि विक्रम देखे कि सनाया उसके साथ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। और जैसा कि उसने सोचा था, जब सनाया विशाल के साथ और कुछ कमरे में जा रही थी तब विक्रम की नज़र उन दोनों पर पड़ी जाती है, क्योंकि उसके जस्ट बगल वाला कमरा विक्रम ने अपनी मीटिंग के लिए बुक किया हुआ था। उस टाइम पर सनाया को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के जिसमें विशाल ने उसे फंसाया था। जैसे ही शनाया को अपने पिछले जन्म की बात याद आती है, उसका खून खौल उठता है विशाल की यह बात सुनकर कि वह उसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहता है ताकि वह उससे बात कर सके। सनाया विशाल की तरफ देखती है और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें बात ही करनी है तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये महल इतना बड़ा है कि हम कहीं से भी बैठकर आराम से बातें कर सकते हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर कितने सारे डिस्टर्बेंस हो सकती है, कितने सारे लोग जो कि हमारी बातें सुन सकते हैं। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुक वही हमारी प्यारी सी में इंटरफेयर करे, मुझे लगता है तुम्हें पसंद नहीं है। शनाया की बातें सुनकर विशाल के पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे सनाया को कैसे मनाना चाहिए बाहर जाने के लिए। विशाल कुछ कहने को होता है, लेकिन उससे पहले ही सनाया उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम बात ही करनी है तो चलो हम लोग का इस पर चलते हैं, वहाँ पर मस्त गार्डन भी है, आराम से बैठकर बातें करेंगे, ठीक है। ये कहकर वह बिना विशाल के बाद का इंतजार किए तुरंत ही छत के ऊपर चले जाती है। विशाल भी ना चाहते हुए भी सनाया के पीछे चला जाता है। सनाया जब छत पर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह छत काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। आखिर ताजमहल की छत जो थी तो बड़ी तो होनी ही थी। उसे इच्छा को पूरा गार्डन दुख दिया गया था। जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के फूल रखे हुए थे जो कि बाहर देशों से इंपोर्ट किए गए थे, और स्पेशली इसके लिए अलग से एक माली भी रखा गया था। वैसे तो महल के बाहर भी एक बड़ा सा गार्डन था, लेकिन टेरेस पर गार्डन होना ये काफ़ी अच्छी बात थी। सनाया को ये काफ़ी अच्छा लगता था। वह जब भी उदास होती थी तब भी वहाँ पर ही आती थी। यहाँ पर एक अलग से रूम भी बनाया गया था जिसे कोई और यूज़ नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ विक्रम ही यूज़ करता था। शनाया आज तक कभी भी उस रूम में नहीं गई थी। उसके जाने की तो बहुत इच्छा थी वहाँ पर, लेकिन बिना विक्रम की परमिशन के कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता था। सनाया एक बार उस रूम की तरफ देखती है, उसके बाद आराम से चलते हुए जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है और वहां पर काम कर रहे एक नौकर की तरफ देखते हुए कहती है, जिनकी उम्र लगभग 40-45 साल की रही होगी। सनाया मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और कहती है, रामू काका, क्या आप हमारे और विशाल के लिए चाय कॉफ़ी का इंतजाम कर सकते हैं यहाँ पर? रामू काका मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जी हुक्म रानी का, हम अभी लेकर आते हैं। ये कहकर वह मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर विशाल भी आ जाता है। वह देखता है कि सनाया आराम से सोफे पर बैठी हुई है और फूलों को देख रही है। विशाल को सनाया इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी नजर आ रही थी। सनाया ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था जिससे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। शाम का वक्त था, इसलिए सूरज ढलने को हो रहा था, जिसकी वजह से सूरज की लालिमा इस वक्त चारों ओर छाई हुई थी और अपना करिश्मा बिखेर रही थी। रोशनी में समाया किसी खिलते हुए फूल की तरह नजर आ रही थी। विशाल तो बस उसे देखता ही रह जाता है और वहीं पर खड़ा हुआ बस ऐसे देखे जा रहा था। इस वक्त विशाल के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि यह बयां करने के लिए काफ़ी थी कि वह सनाया को पसंद करता है। कोई भी अगर इस वक्त विशाल को सनाया को ऐसे देखते हुए देखता तो उसको यह जरूर पता चल जाता कि विशाल के मन में समाया के लिए क्या फीलिंग है। सनाया को लगता है कि कोई लगातार उसे घूरे जा रहा है, तो वह अपना सर घुमाकर उस तरफ देखती है जहां पर विशाल खड़ा हुआ था। उसे इस तरह से अपने आप को घूमता हुआ देखकर समाया को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और फिर मुस्कुरा कर विशाल की तरफ देखती है और कहती है, अरे विशाल, तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ बैठो यहाँ पर, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है और साथ में ये डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे कि साथ जितनी भी नेगेटिविटी है उस सबको अपने साथ लेकर चला जाएगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। विशाल भी मुस्कुराकर उसकी बात पर हम ही भरता है और फिर धीरे कदमों से चलते हुए सनाया की तरफ चला जाता है जहां पर सनाया बैठी हुई थी। वैसे तो विशाल उसके बगल में बैठना चाहता था, लेकिन सनाया ने पहले से ही वहां पर अपना बैग रख दिया था ताकि विशाल वहां पर बैठ जा सके। विशाल को ना चाहते हुए भी सनाया के सामने वाले सोफे पर बैठा पड़ता है। 82 सेकेंड्स 1438 918510058400
या को लगता है कि कोई लगातार उसे घूरे जा रहा है तो वह अपना सर घुमाकर उस तरफ देखती है जहां पर विशाल खड़ा हुआ था। उसे इस तरह से अपने आप को घूमता हुआ देखकर समाया को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और फिर मुस्कुराकर विशाल की तरफ देखती है और कहती है, अरे विशाल, तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ बैठो यहाँ पर, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है और साथ में ये डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे कि साथ जितनी भी नेगेटिविटी है उस सब को अपने साथ लेकर चला जाएगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। विशाल भी मुस्कुराकर उसकी बात पर हम ही भरता है और फिर धीरे कदमों से चलते हुए सनाया की तरफ चला जाता है जहां पर सनाया बैठी हुई थी। वैसे तो विशाल उसके बगल में बैठना चाहता था, लेकिन सनाया ने पहले से ही वहां पर अपना बैग रख दिया था ताकि विशाल वहां पर बैठ जा सके। विशाल को ना चाहते हुए भी शनाया के सामने वाले सोफे पर बैठा पड़ता है। शनाया विशाल की तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है, कहो विशाल, क्या कहना था तुम्हें? ये कहकर वह मुस्कुराने लगती है। विशाल उसकी तरफ देखता है और कहता है, सनाया, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हो। मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझसे ही बात का बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं करती हो। क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो मेरे साथ? ये कहकर विशाल अपना बेचारा समूह बना लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बेचारे के ऊपर कितना जुल्म किया गया हो। सनाया विशाल की तरफ ही देख रही हो और वह उसके हर एक फेशियल, एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वह अपने मन में सोचती है, कोष्टक कि विशाल की एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त है। वैसे तो कोई एक्टर होना चाहिए था, कहाँ ये बिजनेस वर्ल्ड में आ गया है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी और नेचुरल क्रीम को कैसे करता है। अगर मुझे इसके इस मासूम चेहरे के पीछे का राक्षस का पता नहीं होता तो शायद मुझे भी यही लगता कि विशाल एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन ये जान चुकी हूँ कि यह किस तरह का इंसान है और इस बार मैं इसके चंगुल में बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हूँ। चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले और चाहे कैसे भी खेल खेलने, इस बार मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली हूँ। सनाया अपने मन में चल रहे ख्यालों को दरकिनार रखते हुए विशाल की तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है, नहीं विशाल, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए ही मैं शायद तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ। शनाया ये कहकर वहाँ से जाने को होती है क्योंकि उसे विशाल से और ज़्यादा बातें करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब जब वह विशाल का चेहरा देखती थी उसे उसका दिया हुआ धोखा याद आता था जो कि उसने उसकी पिछली ज़िंदगी में उसे दिया था। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि जिसने उसे अपना सच्चा दोस्त माना था उसी ने उसकी पीठ पर छुरा भोंक दिया था। किसी को पसंद करना या किसी को प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना इस चक्कर में, ये तो गलत बात है ना। शनाया वहाँ से उठकर तुरंत जाने को होती है, लेकिन उससे पहले ही विशाल सनाया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, रुको शनाया, अभी मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जा कहाँ पर रही हो? ये दूसरी बार था जब विशाल ने सनाया का हाथ पकड़ा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बार और वह अपना हाथ विशाल के हाथ से झटकते हुए कहती है, विशाल, क्या बदतमीजी है तुम्हारी। माना कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमारे बीच के रिश्ते को भूल जाओ। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी। तुम इस तरह से मुझे छू नहीं सकते हो। और हाँ, क्या कहा था तुमने मुझसे कि मैं तुमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ? तो हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, मैं तुमसे मेरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने ये तो देख लिया कि मैं तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद तुमने यह नहीं देखा कि मेरा और विक्रम का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया है इन दिनों, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी की दीवार आए, इसलिए ही मैं तुमसे दूरी बना रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें अब दोस्त बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस दोस्ती को कुछ ज़्यादा ही आगे लेकर चले गए हो। जब जब तुम मुझे देखते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यह नज़रें किसी दोस्त की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई और फीलिंग है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हमारी ये दोस्ती यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कहकर सनाया वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे इस वक्त विशाल की शक्ल देखने से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब जब सनाया विशाल का चेहरा देखी थी उसे उसका दिया हुआ धोखा याद आता था जो कि उसने उसको पिछली ज़िंदगी में दिया हुआ था, इसलिए इस बार को जितना हो सके उतना विशाल को अपने आप से दूर रखना चाहती थी। सनाया वहाँ से जाने को होती है, लेकिन उससे पहले ही विशाल कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सनाया के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह मुड़कर विशाल की तरफ देखने लगती है। विशाल कहता है, शनाया, क्या तुम पागल हो? पहले तो मुझे ये बताओ,
माना कि विक्रम तुमसे पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पिछले 2 सालों से किए गए उसके व्यवहार के बारे में भूल जाओ। तुम्हें शायद याद नहीं होगा तो लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर जब तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट थी तो वह तुम्हारे साथ न होकर कहीं और पर गया हुआ था। वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, वह किसी और से प्यार करता है। ये बात तुम अपने दिमाग में जितना जल्दी हो सके उतना बिठा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम यह मत भूलो कि उसने यह शादी दबाव के चलते की है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका समाज में कितना मजाक उड़ाया जाता कि एक होकर भी वह अपनी दुल्हन के बिना ही शादी के मंडप से लौट गया था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे तुमसे शादी करनी पड़ी थी। वह तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता है, ठीक है? और अभी क्या कहा था तुमने मुझसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तो ये बात एकदम ही गलत बात है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुमने अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरी इतनी खराब किस्मत है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह लड़की मेरे ही घर में मेरे ही भाई की बीवी बनकर मेरे ही सामने आती है, मेरी भाभी बनकर मेरे सामने आती है। सोचो मेरे दिल पर उस टाइम पर क्या बीती हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ तुम्हारे लिए। जब तुम मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आई थी तब मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा और तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारा और विक्रम का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब मुझे समझ में आ गया था कि तुम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन तुम्हारा डाइवोर्स विक्रम से हो जाएगा उस टाइम पर मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूंगा और तुमसे शादी कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मेरा यकीन मानो सनाया, विक्रम तुमसे प्यार नहीं करता है और 2 दिनों से हो सकता है वह तुमसे अच्छे से व्यवहार कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह तुमसे प्यार करता है या उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बन गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर विक्रम तुमसे प्यार करता होता तो पिछले 2 सालों में तुम लोगों के बीच में इतनी दूरियां नहीं आई होती। तुम भी जानती हो कि विक्रम और तुम दोनों ही अलग अलग कमरे में रहते हो। तुम्हें लगता होगा कि किसी को ये बात पता नहीं है, लेकिन ये बात मुझे पहले दिन से ही पता है। जैसे जैसे सनाया विशाल की बातें सुनती जा रही थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था विशाल पर, क्योंकि उसके हर एक शब्द में विक्रम के लिए घृणा साफ नजर आ रही थी। जहां विक्रम उसे इतना प्यार करता था, उसे इतना पैम्पर करता था, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता था, वहीं यह विशाल था जो कि उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उसकी पत्नी का डाइवोर्स करवा कर उसको ही प्रपोज कर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। मतलब कितना घटिया इंसान है ये और कितनी घटिया इंसान की सोच है। सनाया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि विशाल उससे प्यार करता है और इसकी प्यार के चलते उसने माया के साथ मिलकर विक्रम और उसका तलाक करवाया था, जिसके चलते वह उससे प्रपोज करे और उससे शादी कर सके। लेकिन सनाया को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि विशाल अपने भाई से भी इस्लाम नफरत करता है। पिछली जिंदगी में जब सनाया और विक्रम का तलाक हो गया था उसके 1-1.5 महीने बाद ही विशाल ने अपने प्यार का इजहार सनाया के सामने किया था, लेकिन सनाया ने उसके प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वह तो विक्रम से ही प्यार करती थी और विक्रम के अलावा वो किसी को भी ये जगह नहीं देना चाहती थी। विशाल की बातें सुनने के बाद सनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह गुस्से से चलते हुए विशाल की तरफ जाती है, उसके कान के नीचे 2 से 4 थप्पड़ रसीदकर मारती है। सनाया ने विशाल को इतनी जोर से थप्पड़ मारे थे कि उसकी हाथों की उंगलियां विशाल के चेहरे पर छप गई थी। विशाल काफी ज्यादा गोरा था, इसलिए जब सनाया ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे तो उसकी उंगलियों के निशान तुरंत ही विशाल के गाल पर उभर कर दिखने लगते हैं। विशाल को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वह सच में उसके साथ हुआ है या उसका कोई भ्रम है, लेकिन उसका ये भ्रम तुरंत ही टूट जाता है, क्योंकि सनाया ने लगातार उसे 4 से 5 थप्पड़ मारे थे, जो कि विशाल को उसके होश में लाने के लिए काफी थे। विशाल अपना हैरानी से भरा हुआ चेहरा सनाया की तरफ करता है और उसे ब्लाइंडली देखने लगता है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सनाया ने अभी थप्पड़ मारे हैं। विशाल अपनी जगह पर जमकर खड़ा हुआ था और सनाया को ब्लाइंड ही देख रहा था, वही सनाया उसे गुस्से से घूर रही थी। इस वक्त ऐसा था कि तनाया का बस चलता तो वह अभी के अभी विशाल की जान ले लेना चाहती थी। उसे इस वक्त विशाल पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई विक्रम के बारे में अनाप शनाप बोलने की। 82 सेकंड्स 1439 918510 58400। सनाया ने विशाल को इतनी जोर से थप्पड़ मारे थे कि उसकी हाथों की उंगलियां विशाल के चेहरे पर छप गई थी। विशाल काफी ज्यादा गोरा था, इसलिए जब सनाया ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे तो उसकी उंगलियों के निशान तुरंत ही विशाल के गाल पर उभर कर दिखने लगते हैं।
विशाल को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वह सच में उसके साथ हुआ है या उसका कोई भ्रम है, लेकिन उसका ये भ्रम तुरंत ही टूट जाता है क्योंकि सनाया ने लगातार उसे 4 से 5 थप्पड़ मारे थे, जो कि विशाल को उसके होश में लाने के लिए काफ़ी थे। विशाल अपना हैरानी से भरा हुआ चेहरा सनाया की तरफ करता है और उसे ब्लाइंडली देखने लगता है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सनाया ने अभी थप्पड़ मारे हैं। विशाल अपनी जगह पर जमकर खड़ा हुआ था और सनाया को ब्लाइंड ही देख रहा था, वही सनाया उसे गुस्से से घूर रही थी। इस वक्त ऐसा था कि तनाया का बस चलता तो वह अभी के अभी विशाल की जान ले लेना चाहती थी। उसे इस वक्त विशाल पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई विक्रम के बारे में अनाप शनाप बोलने की। शनाया गुस्से से घूरते हुए विशाल की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहा था तुमने कि फर्स्ट नाइट पर विक्रम इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उस रात पर क्या हुआ था और क्यों विक्रम मेरे पास नहीं आई थी। मैंने तुम अपने दोस्त होने के नाते सारी बातें बताई थी और तुमने मुझे कहा था कि विक्रम ने यह शादी जबरदस्ती में की है, इसलिए ही वह नहीं आए हैं। जबकि बात ये थी कि उस रात तुम्हारी बहन का प्रांजलि का हमारी पीहू का अपहरण हो गया था और उस टाइम पर उसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तुम भी उनके साथ गए थे अपनी बहन को बचाने के लिए और तुमने मुझसे क्या कहा था उसने कि विक्रम इसलिए नहीं आए क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करते हैं। कितने घटिया इंसान हो सकते हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे इंसान के साथ मैंने दोस्ती कैसे कर ली। तुम तो मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं हूँ और हाँ, मुझे ये बात पता चल चुकी है और इसलिए ही मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती हूँ। और हाँ, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो कि तुम्हारे भाई को ये बात पता है कि तुमने कितनी घटिया हरकत की है उनकी पत्नी के साथ और उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है। तुम्हारे भाई तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर तुम्हारी सच्चाई उन्हें पता चली तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। ये सब कहकर सनाया तुरंत ही वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। जब वह बाहर जा रही होती है तब उसे सामने से आते हुए रामू काका दिखाई देते हैं, जो कि अपने हाथ में नाश्ता लेकर आ रहे थे और साथ में कॉफ़ी भी। रामू काका जब सनाया को इस तरह से गुस्से से जाते हुए देखते हैं तो वह बोलते हैं, अरे बाई साहब आप कहाँ जा रही हैं? सनाया उनकी तरफ देखती है और बोलती है, ताका मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाल अपनी जगह पर अभी भी जमकर किसी स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। उसके कानों में अभी भी कराया के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे कि वह सारा सच जानती है। सनाया को विशाल के बोले हुए झूठ के बारे में कैसे पता चल गया उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ तक वो विक्रम को जानता था, विक्रम कभी भी सनाया को सच नहीं बताएगा कि उस रात क्या हुआ था जब तक कि सनाया सामने से उसे इस बारे में पूछ न ले। उस रात ऐसा भी क्या हुआ था कि वह फर्स्ट नाइट पर नहीं आया था और उसने सनाया को तो बता ही दिया था कि विक्रम उन दोनों की सुहागरात वाले दिन नहीं आया था, तो सनाया भी अपने जख्मों को हरा करने के लिए विक्रम से यह सवाल नहीं पूछने वाली थी। तो आखिरकार सनाया को इस सब के बारे में पता कैसे चला? अच्छे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि वह सनाया को सच में बहुत प्यार करता था, लेकिन अब जब उसकी सच्चाई सनाया के सामने आ गई है तो क्यों उससे बात करेगी? सनाया का रूम। सनाया इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वह अपने आप को शांत करने के लिए अपने रूम में आ जाती है, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में दाखिल होती है तो वह देखती है कि विक्रम वहाँ पर पहले से ही मौजूद है और वह इस वक्त एक बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में था और दूसरा हाथ खिड़की को पकड़े हुए था और वह बस सामने की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी गहरी सोच में गुम हो। सनाया जब उसे देखती है तो उसके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ जाती है और वह धीरे कदमों से चलते हुए विक्रम के नज़दीक जाती है और उसे पीछे से अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध देती है और अपना सर उसकी पीठ पर रब करने लगती है। विक्रम, जो कि कब से यहाँ पर खड़ा हुआ एक दिशा में देख रहा था, जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे गले लगा रहा है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह जानता था कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी वाइफ है। विक्रम सनाया के हाथ पर अपने हाथ रखता है और फिर उससे प्यार भरी आवाज में पूछता है, बताओ मेरी प्यारी क्यूट सी वाइफ, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? हालांकि विक्रम जानता था कि आज का दिन सनाया का कैसा रहा था, लेकिन फिर भी वह उससे पूछ रहा था इस बारे में। सनाया जवाब देने से पहले अपने हाथ उसकी कमर पर से हटाती है और फिर उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है, मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज मैं कॉलेज गई थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी फ़न किया और साथ में आपको बहुत याद भी किया।
विक्रम मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गले लगाते हुए उसके कान में बहुत ही धीमी और सेडिक्टिव आवाज में कहता है, अच्छा तुम मेरी प्यारी वाइफ ने मुझे आज बहुत मिस किया, मैं बहुत बुरा हूं ना, कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। ये कहकर वह उसके येलो पर हल्का सा काट लेता है। वही जैसे ही सनाया विक्रम की आवाज अपनी इतने नज़दीक और इतनी सेडक्टिव वे में सुनती है तो उसके दिल की धड़कन तो ट्रेन की स्पीड की तरह तेज दौड़ने लगती है। शनाया का चेहरा और गर्दन और साथ ही साथ उसके कान पूरी तरह से लाल हो जाते हैं विक्रम की यह बात सुनकर। वह तुरंत ही विक्रम से दूर होते हुए कहती है, मुझे लगता है माशा हमें बुला रहे हैं, हमें चलकर देखना चाहिए। विक्रम जानता था कि सनाया उससे दूर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उसकी इस कोशिश को नाकाम याद करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी है। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जब मैं वहां पर आ रहा था तब मुझे महल के एक कर्मचारी ने बताया था कि रानी सा और राजा सा दोनों ही किसी काम से जयपुर के बाहर गए हुए हैं और वह पिछले 2 दिनों तक वापस नहीं आने वाले हैं। शायद उन्हें कोई जरूरी काम था, इसलिए वह आपको बता नहीं पाए। सनाया को तुरंत ही इस बात का एहसास होता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है और वह अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबाते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि माशा और बाबा सा महल में नहीं है, मुझे किसी नौकर ने बताया था, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, ऐसा मुझे लगा था, इसलिए मैं भूल गई थी। सनाया फिर अपनी बातों को बदलते हुए कहती है, अभी रात होने को आई है, आपने कुछ भी नहीं खाया है, चलो चलकर पहले कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। विक्रम भी तुरंत ही सनाया की बात पर हामी भरते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सनाया कहती है, हाँ मुझे पता है, चलो चलते हैं जल्दी से, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे डाइनिंग टेबल पर। विक्रम कहता है, लेकिन मुझे खाने की भूख नहीं लग रही है। ये कहकर वह सनाया की तरफ देखने लगता है। सनाया को समझ में नहीं आता है कि विक्रम के कहने का मतलब क्या है, इसलिए वह अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर आपको भूख लग रही है तो हमें नीचे ही जाना पड़ेगा ना खाना खाने के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं यहीं पर मंगवा लूँ आपके लिए खाना। विक्रम फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहता है, मुझे भूख लग रही है लेकिन मुझे खाना नहीं खाना है। ये कहकर वह सनाया के होठों की तरफ देखने लगता है। सनाया को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रम क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में सनाया को भी सारा माजरा समझ में आ जाता है, क्योंकि वह विक्रम की आंखों में देखती है कि विक्रम क्या देखने की कोशिश कर रहा है, और जब उसे एहसास होता है कि विक्रम उसके होठों को देख रहा है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सनाया तुरंत ही विक्रम से दूर होकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम सनाया से कहीं ज्यादा तेज और साथ में ताकतवर, वह सनाया को तुरंत ही पकड़कर अपनी करीब कर लेता है और फिर उसके नारंग गुलाबी मुलायम होठों पर अपने सख्त होठों को रखकर उन्हें किस करने लगता है। सनाया को विक्रम बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। धीरे धीरे करके सनाया भी विक्रम के इस केस में मदहोश होने लगी थी और वह भी उसकी किस में खोने लगी थी। सनाया भी अपनी बाहों का हार विक्रम की गले में डाल देती है और विक्रम को अपने और करीब कर लेती है। विक्रम और सनाया काफी देर तक किस करते हैं, उसके बाद ही विक्रम सनाया को अपने आप से दूर करता है। वैसे तो विक्रम सनाया को और किस करना चाहता था, वह उससे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सनाया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब जाकर वह सनाया को अपने आप से दूर करता है। वही सनाया तुरंत ही विक्रम के सीने पर अपना सर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है ताकि वह अपने आप को काबू कर सके। सनाया इस वक्त अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं विक्रम को क्या हो गया है। इससे पहले उसने कई बार सनाया को किस किया था, लेकिन इस किस में उसे विक्रम का प्यार से ज़्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया है। वही विक्रम अपनी आंखें बंद करके सनाया हो बहुत कस के गले लगाकर खड़ा हुआ था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यह ऐसा जैसे कि अगर उसने सनाया को